प्रिय विद्यार्थियों, क्लासिकल मॉडल के अध्ययन के अंतर्गत पिछले ई लेक्चर में हमने पूर्ण क्लासिकल मॉडल देखा था। अब यदि उसमें उत्पादन फलन में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में क्या पड़ता है, वह इस ई लेक्चर में देखेंगे। पूंजी स्टॉक तथा उत्पादन की तकनीक, इन दोनों को हमने स्थिर माना था और जो मॉडल हमने पढ़ा है वह इसी मान्यता पर आधारित है कि यदि पूंजी स्टॉक और उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है तो किस प्रकार रोजगार तथा उत्पादन का निर्धारण क्लासिकल मॉडल में होता है। अब हम वो स्थिति लेते हैं जब पूंजी स्टॉक और उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन इस प्रकार हो रहा है कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि हो या उत्पादन की तकनीक में सुधार हो या दोनों हो। एक भी हो सकता है इनमें से या दोनों में भी परिवर्तन हो सकता है, दोनों में सुधार हो सकता है। उस स्थिति में दीर्घ काल में उत्पादन फलन ऊपर की ओर खिसक सकता है, अर्थात दी हुई उत्पादन के साधनों की स्थिति में श्रम की दी हुई मात्रा की स्थिति में अधिक उत्पादन करना संभव हो सकता है और इसीलिए उत्पादन फलन ऊपर की ओर खिसक जाता है। समूचा का समूचा उत्पादन फलन ऊपर की ओर सरक जाता है। जब उत्पादन तकनीक अथवा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। जैसा हमने पहले भी विमर्श किया था कि श्रम की सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य है कि श्रम की एक इकाई बढ़ने पर कुल उत्पत्ति में जो वृद्धि होती है वो श्रम की सीमांत उत्पादकता कहलाती है। ये अतिरिक्त उत्पादन जो श्रम की एक इकाई करती है वह होता है और यह उत्पादन फलन के अंदर आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा जो है सीमांत उत्पादकता वक्र का या सीमांत उत्पत्ति वक्र का, वह मांग वक्र होता है। अतः नए उत्पादन फलन पर रोजगार के विभिन्न स्तरों पर श्रम की सीमांत और औसत दोनों उत्पत्तियां बढ़ती हैं। जब पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है या उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है या ये दोनों होते हैं तो उस स्थिति में श्रम की सीमांत और औसत उत्पत्ति बढ़ जाती है। इसी से निकलता है कि श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता या उत्पत्ति बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप श्रम का मांग वक्र भी ऊपर तथा दाईं ओर सरक जाता है, अर्थात जब उत्पादन फलन ऊपर की ओर सरकता है तो श्रम का मांग वक्र भी ऊपर और दाईं ओर सरक जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि श्रम की मांग भी बढ़ जाती है। इस प्रकार श्रम की मांग अधिक होने से तथा पूर्ति स्थिर होने से नियोक्ताओं में मजदूरों को काम पर लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अधिक से अधिक मजदूरों को लगाना चाहते हैं। नियोक्ता इस प्रकार श्रम की मांग बढ़ी हुई अपना प्रभाव दिखाती है और वे श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ जाती है और श्रमिकों की कीमत उनकी मजदूरी है, तो जब श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है तो मजदूरी भी बढ़ जाती है। इससे मौद्रिक मजदूरी तथा रोजगार का स्तर दोनों बढ़ जाएंगे। अगर मांग बढ़ेगी श्रमिकों की तो रोजगार अधिक लोगों को मिलेगा और इस तरह से रोजगार का स्तर बढ़ जाएगा। साथ ही मजदूरी बढ़ जाएगी, इसलिए मौद्रिक मजदूरी जो उनके हाथ में आ रही है वो भी बढ़ जाएगी।
रोजगार बढ़ने से उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी। अब रोजगार बढ़ गया है तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा। यदि मुद्रा की पूर्ति दी हुई है तो उत्पादन बढ़ने के कारण कीमत स्तर में कमी आ जाएगी। उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी और इसलिए उनकी कीमत में कमी आ जाएगी। एक ओर मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि और दूसरी ओर कीमत स्तर में कमी के कारण वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ जाएगी। वास्तविक मजदूरी होती है W/P। तो ये मौद्रिक मजदूरी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बढ़ रहा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा कीमत स्तर है ये घट रहा है। तो जब ये ऊपर वाला बढ़ रहा है और नीचे वाला घट रहा है तो कुल मिलाकर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? बढ़ी हुई संख्या आएगी। हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। पहले से ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली छोटी हो गई, तो इसलिए W/P जो है आपका बढ़ जाएगा और इस तरह से वास्तविक मजदूरी की दर जो है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार उत्पादन फलन के ऊपर की ओर सरकने के प्रभाव से अंत में रोजगार का ऊंचा संतुलन स्तर ऊंची वास्तविक मजदूरी पर निर्धारित होता। तो अगर रोजगार बढ़ता है और साथ में वास्तविक मजदूरी भी बढ़ती है तो ये श्रमिकों के लिए लाभकारी है और उनके जीवन स्तर में इससे सुधार होता है। इसी को हम चित्र के द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको हम प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में देखेंगे और जब उत्पादन फलन सरक जाएगा तो उसके बाद के संतुलन की स्थिति दोनों को देखेंगे। चित्र 1 के अंदर ये हमने समझा रखा है। पहले हम देखते हैं प्रारंभिक संतुलन की स्थिति। चित्र 1 में बी भाग से हम प्रारंभ करते हैं। बी भाग में प्रारंभ में श्रम का मांग फलन DL, ये है मांग फलन। DL पिंक कलर से दिखाई दे रहा है और पूर्ति फलन SL है। ई बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। आपस में काटने से रोजगार का संतुलन स्तर जो है वो N0 पे निर्धारित हो रहा है और संतुलन में वास्तविक मजदूरी की दर जो है वो W/P0 ये निर्धारित हो रही है। चित्र के भाग A के अंदर अब हम देखते हैं। भाग A में शुरू में उत्पादन की मात्रा जो है वो Q उत्पादन फलन पे है। Q उत्पादन फलन पे ये Q0 मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा है Q0। N0 उत्पादन के स्तर से हम ये रेखा खींचेंगे, सीधी ऊपर जाएगी और यहाँ से हम देखेंगे Q0 उत्पादन आता है Q उत्पादन फलन के लिए। चित्र के भाग C में मुद्रा का पूर्ति वक्र MB दर्शाया गया है। संतुलन में उत्पादन के स्तर Q0 से ये रेखा खींचेंगे हम। कीमत स्तर जो है नीचे की तरफ लंबवत डालेंगे तो यहाँ पे भी कीमत दिखा रखी और यहाँ पे भी कीमत दिखा रखी। इस प्रकार से यहाँ हम P0 कीमत देख सकते हैं। भाग D पे आते हैं हम। भाग D के अंदर प्रारंभिक संतुलन की अवस्था में मौद्रिक मजदूरी W0 है। ये मौद्रिक मजदूरी हो रही है। जैसे हम यहाँ P0 से नीचे आते हैं तो ये रेखा है W/P0। ये W/P0 जो यहाँ निर्धारित हुई थी उसके बराबर ढाल वाली रेखा हम खींच देते हैं और इस रेखा से ये रेखा जब काटती है तो W0 ये आपकी मौद्रिक मजदूरी प्रारंभिक अवस्था की दिखाई देती है। अब
मान लीजिए उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है और पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, तो उसके बाद उत्पादन फलन सरक जाएगा। और उत्पादन फलन सरकने के बाद क्या स्थिति रहती है संतुलन की, यह हम देखते हैं। पहले जैसा हम जानते हैं उत्पादन फलन Q था, अब तकनीक में सुधार और पूंजी स्टॉक में वृद्धि होने से ये Q डैश हो गया। ये A में आप देख सकते हैं। अब श्रम का मांग फलन B में देखते हैं हम। B में यदि हम देखें तो श्रम का मांग फलन जो है वो भी ऊपर की ओर दाहिनी तरफ सरक गया है। DL डैश से हम इसे देख सकते हैं। अब पूर्ति स्थिर मान के चल रहे हैं हम। श्रम की पूर्ति स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नया मांग वक्र है DL, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। वहाँ पे नई वास्तविक मजदूरी की दर निर्धारित होती है W/P1 और नया रोजगार का स्तर निर्धारित होता है N1। रोजगार के इस नए संतुलन स्तर पर वास्तविक मजदूरी हमने देखा W/P1 है। जब नए संतुलन में रोजगार की मात्रा N1 हो जाती है, ये रोजगार बढ़ गया है, पहले ON1 था, ON0 था, अब ON1 हो गया। तो इस नए संतुलन में रोजगार की मात्रा N1 हो जाती है, तो हम अब इसको खींचेंगे रेखा सीधे यहाँ से Q डैश तक, नए उत्पादन फलन तक ये रेखा खींचेंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि उत्पादन का स्तर बढ़ गया है। पहले ये OQ0 था, अब ये बढ़कर OQ1 हो गया है। तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन बढ़कर Q1 हो गया। अब हम C भाग को देखते हैं। चित्र के C भाग की स्थिति इसमें दर्शाया गया है कि जब उत्पादन का स्तर बढ़कर Q1 हो जाता है तो कीमत स्तर, यहाँ से सीधी रेखा खींचे हम तो पाएंगे कीमत स्तर घट गया है, P1 हो गया है। पहले P0 था और अब घटकर P1 हो गया है कीमत का स्तर। भाग D यदि हम देखें तो भाग D के अंदर मौद्रिक मजदूरी जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये रेखा आ रही है हल्के हरे रंग की P1 तक, वो नई जो आपका वो है वास्तविक मजदूरी W/P1, इसके ढाल वाली ये जो रेखा खींची है हमने, उसको काटते हुए नई मौद्रिक मजदूरी निर्धारित कर रही है W1। तो इस प्रकार ये नई वास्तविक मजदूरी की रेखा है और ये नई मौद्रिक मजदूरी है W1। अब इस विश्लेषण के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? अगर हम इसके निष्कर्ष नहीं देखते तो ये व्याख्या व्यर्थ रह जाती है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी सिद्धांत का कि उस सिद्धांत से निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा उत्पादन फलन सरक रहा है, पूंजी स्टॉक में वृद्धि के कारण या तकनीकी सुधार के कारण या दोनों के कारण। तो इसका प्रभाव क्या हुआ ये हम इन निष्कर्षों से समझ सकते हैं। पहला, उत्पादन फलन के ऊपर की ओर खिसकने से रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है। यदि उत्पादन फलन ऊपर की ओर खिसकता है तो श्रमिकों को अधिक रोजगार प्राप्त होता है। अर्थात यदि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है या तकनीकी सुधार होता है तो उसके कारण रोजगार में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए और श्रमिकों के लिए शुभ संदेश है। परंतु मजदूरी की दर के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके साथ में कीमत स्तर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो दूसरा जो बिंदु है वो यही बता रहा है
कि यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, जैसा हमने देखा वो MV पे स्थिर है, तो उत्पादन में वृद्धि, जो उत्पादन फलन के सरकने से हो रही है उत्पादन में वृद्धि, इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में कमी आती है। हमने देखा कीमत P0 से घटकर P1 हो गई है। तो यह भी शुभ संकेत है मजदूरों के लिए। किस तरह? मौद्रिक मजदूरी में एक तरफ वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ कीमतों में कमी हो रही है। ये दोनों ही अच्छी चीज़ें मज़दूरों के लिए, और वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होने का क्या फ़ायदा होता है? क्रय शक्ति बढ़ जाती है मज़दूरों की, और इससे उनके रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से पूंजी भंडार में वृद्धि होने से या उत्पादन की तकनीक में सुधार होने से अंततः लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार होता है, उत्पादन फलन के सरकने के कारण। इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।